तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। हम लोग आज देखेंगे अब यहाँ से कुमाऊं और गढ़वाल पे ब्रिटिश रूल, यानी अभी तक आपने जो कवर किया वो चंद राजवंश कवर हो चुका, आपका टिहरी रियासत कवर हो चुका है, गढ़वाल का परमार राजवंश कवर हो चुका। अब यहाँ से जो आपका बचता है वो बचता है ब्रिटिश का कुमाऊं और गढ़वाल पे रूप। अब यहाँ से हम क्या देखेंगे, ब्रिटिश का शासन देखेंगे तथा उनकी भूराज व्यवस्था यानी भू व्यवस्था जो थी उनकी, जो रेवेन्यू के लिए उन्होंने यहाँ पे सेटलमेंट्स किए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वहीं से आपके क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, इसमें आप ट्रेल से लेके गार्डनर, बैटन, विकेट जितने भी हैं ये सब हम लोग अब यहां से क्या करने जा रहे हैं, कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए कुमाऊं गढ़वाल पर ब्रिटिश अधिकार। क्या डालेंगे, कुमाऊं और गढ़वाल पर ब्रिटिश अधिकार। कुमाऊं गढ़वाल पर ब्रिटिश अधिकार, ब्रिटिश अधिकार। ठीक है, कुमाऊं और गढ़वाल पर ब्रिटिश अधिकार यहां से हम लोग कवर करेंगे। अब देखना, जैसे मैंने आपको बताया था बच्चों, सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रखनी है किस प्रकार से यहाँ पे शासन स्थापित किया गया था। वो किसके द्वारा, ब्रिटिश से पहले जो गोरखा थे, यानी गोरखाओं ने कुमाऊं को कैसे कवर किया, गोरखाओं द्वारा गढ़वाल पे विजय कैसे प्राप्त की, और खुड़बुड़ा के युद्ध के बारे में मैंने आपको चीजें बताई थी। जब हमने लास्ट क्लास में नाला पानी के युद्ध वगैरह के बारे में चीजें देखी थी बच्चों, नाला पानी या जो आपका खलंगा वॉर था उसमें आपने पढ़ा होगा, उसको मैंने सब कवर किया था। उसके बाद हमने ये देखना है कि अब यहाँ पे रूल कौन स्थापित करेंगे, ब्रिटिशर्स करेंगे। अब ब्रिटिशर्स को रूल स्थापित करने के लिए सबसे पहले, क्योंकि जब आपके ही लोग उनको इनवाइट करेंगे कि आजा भाई तू इस क्षेत्र पे रूल कर, तो ही वो पॉसिबल हो पाता है। यानी कहीं ना कहीं अपने आप में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं उनकी मदद करते हैं। उन्हीं में से एक व्यक्ति था बच्चों हर्षदेव जोशी। यानी हर्षदेव जोशी ने कुमाऊं के लोगों से या कुमाऊं में लोगों से ये कहा कि अंग्रेजों की हेल्प कीजिए और अंग्रेज यहाँ पे रूल करेंगे तो वो उनसे बेहतर शासक होंगे, किनसे, गोरखों से या चंद से भी कह सकते हैं। या उन्होंने ही ब्रिटिशर्स को यहाँ पे आमंत्रित किया कि आप यहाँ पे आके रूल कीजिए। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, जो हर्षदेव जोशी हैं, कुमाऊं का अर्लवार्विक। यानी हर्षदेव जोशी को कप्तान हेरसी जो है कुमाऊं का अर्लवार्लिक कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे कभी ये पूछता है कुमाऊं का अर्लवार्लिक किसे कहते हैं, देखो कुमाऊं का अर्लवार्लिक, ठीक है, ये कहा जाता है बच्चों हर्षदेव जोशी को। हर्षदेव जोशी जो थे चंद राजवंश में भी संबंधित थे, आपने पढ़ा है इनके बारे में, मैंने आपको बताया था। किंग मेकर के रूप में भी जाने जाते थे, यानी जो अपने आप में राजा कौन होगा इस चीज का डिसाइड इनके द्वारा बहुत हद तक किया जाता था, क्योंकि बहुत प्लानिंग के साथ चीजें करते थे। तो इन्होंने ही क्या किया, अंग्रेजों को इनवाइट किया कि आप आइए और यहाँ पे रूल कीजिए। इसीलिए इन्हें कुमाऊं का अर्लवार्लिक कहते हैं हर्षदेव जोशी। और ये कौन, मैं नहीं कह रहा बच्चों, ये एक इतिहासकार भी कह सकते हैं, या कप्तान हेरसी जो उनकी टीम में थे ब्रिटिशर्स के, उनके द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा कहा गया, कप्तान हेरसी। अगर कभी क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का अर्लवार्लिक कहा गया, तो कप्तान हेरसी। या क्वेश्चन पूछता है कि कुमाऊं का अर्लवार्लिक कौन कहलाता है, हर्षदेव जोशी। इसने क्या किया बच्चों, इसी ने कहा कि लोगों से अंग्रेजों का साथ दो, यानी इसने लोगों से अपील की, अंग्रेजों के साथ देने की अपील की। ठीक है, लिखो अंग्रेजों का साथ देने की अपील, अंग्रेजों का साथ देने की अपील की। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं कुमाऊं का अर्लवार्लिक कौन है, हर्षदेव जोशी है। कप्तान हेरसी ने अपने आप में इनसे कहा, अंग्रेजों का साथ देने की अपील इसने की। ठीक, अब मेन चीज क्या है, यहां से जब ये ब्रिटिशर्स को इनवाइट करते तो गोरखाओं के साथ उनका संघर्ष ऑलरेडी चल ही रहा था। तो उसी गोरखाओं के संघर्ष के दौरान एक गणनाथ डांडा का युद्ध हुआ था बच्चों। वो था अपने आप में लगभग 1815, 23 अप्रैल 1815 को उस गणनाथ डांडा के युद्ध में हस्तिदल चौतरिया मारा गया था। ठीक है, तो जो क्योंकि कुमाऊं में जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था, गोरखा और अंग्रेजों का संघर्ष तो गढ़वाल के क्षेत्र में भी चल ही रहा था, उसी के साथ साथ कुमाऊं के क्षेत्र में भी चल रहा था। कुमाऊं के क्षेत्र में जो संघर्ष चल रहा था उसमें एक युद्ध हुआ था जिसको बोलते हैं गणनाथ डांडा का युद्ध। ठीक है, लिखो यहाँ पे लिखना है, ऐसे लिखना है। ठीक है, ये सब उसी से संबंधित है, गणनाथ डांडा का युद्ध। ये है बच्चों अप्रैल 1815 का, अप्रैल 1815। और इसमें जो है बच्चों हस्तिदल चौतरिया मारा गया। ठीक है, हस्तिदल चौतरिया मारा गया, अर्थात
अब आपको ये पता होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि हस्तिदल चौतरिया कहां पे था, अपने आप में कुमाऊं के क्षेत्र में संघर्ष कर रहा था गोरखों की ओर से, जबकि जो सिरमौर का इलाका या गढ़वाल का इलाका, वहां पे अमर सिंह थापा संघर्ष कर रहे थे। और जो ये यहाँ पे गणनाथ डांडा का युद्ध हुआ था, हस्तिदल चौतरिया इसमें मारा गया था। और ये जो युद्ध हुआ था बच्चों, किसके बीच हुआ था? ब्रिटिश और गोरखा के मध्य। ठीक है, इसमें लिख लो ब्रिटिश और गोरखा के मध्य ये युद्ध हुआ था। इसी युद्ध में अपने आप में कौन मारा गया? हस्तिदल चौतरिया। अब कुमाऊं का मेन जो लीडर था गोरखों का, वो यहाँ पे मारा गया। और वहां पे कौन संघर्ष चल रहा था? गढ़वाल के क्षेत्र में ब्रिटिशर्स और गोरखों का संघर्ष चल रहा था। ठीक है, अब यहां से देखना बच्चों, इसी के बाद अप्रैल 27 की घटना थी, जिसमें कुमाऊं शासक बमशाह का समर्पण, यानी कुमाऊं शासक जो बमशाह थे बच्चों, उन्होंने क्या कर दिया? अपना समर्पण कर दिया। ठीक है, तो अगली यहाँ पे डेट लिखो, अप्रैल 27 अप्रैल की डेट है। ठीक है, 27 अप्रैल 1815 को क्या हुआ? कुमाऊं शासक, कुमाऊं पे जो था कुमाऊं शासक बमशाह, यानी जो गोरखों से संबंधित था, ठीक है, का समर्पण, बमशाह का समर्पण, अर्थात इसने क्या कर दिया? इसने समर्पण कर दिया कुमाऊं शासक बमशाह के द्वारा। अब 1815 की घटना है। अब इससे पहले, क्योंकि अप्रैल 1815 की 23 की घटना थी, जैसे ही गणनाथ डांडा के युद्ध में हस्तिदल चौतरिया मारा गया, अब इनको ये डर लग गई, डर भी कह सकते हैं, या ये सोच रहे थे कि अब यार, अब हमारा कहीं ना कहीं ब्रिटिश के साथ गढ़वाल के क्षेत्र में संघर्ष चल रहा, कुमाऊं के क्षेत्र में हस्तिदल चौतरिया हमारा लीडर मारा गया। अब बमशाह जो उस टाइम पे मेन यहाँ पे शासक थे, उनको ये लगा कि यार कहीं ना कहीं अब हमें समर्पण कर देना चाहिए। यानी अप्रैल 1815 की घटना थी, जहां पे कुमाऊं शासक बमशाह के द्वारा क्या कर दिया गया? समर्पण कर दिया गया। ठीक है, जैसे ही इसने समर्पण किया और तो उसके बाद क्या हुआ? गार्डनर के साथ कुमाऊं और गढ़वाल को खाली करने का इसने समझौता किया गया। ठीक है, जैसे ही इसने समर्पण किया, तो इसके ब्रैकेट में लिखो, कुमाऊं का जो पहला कौन था? कमिश्नर, गार्डनर, कुमाऊं कमिश्नर, उस टाइम पे कमिश्नर नहीं बना था। ठीक है, गार्डनर के साथ समझौता, गार्डनर के साथ कुमाऊं गढ़वाल को खाली करने का इसने समझौता किया था। ठीक है, यानी ब्रैकेट में लिखो, गार्डनर के साथ कुमाऊं गढ़वाल को खाली करने का समझौता गोरखों के द्वारा कर लिया गया। ठीक है, गार्डनर के साथ कुमाऊं प्लस गढ़वाल को खाली करने का समझौता, गढ़वाल को खाली करने का समझौता इसमें हो गया। ठीक है, अब इनका एक एग्रीमेंट हो गया कि हम लोग कुमाऊं और गढ़वाल के क्षेत्र को खाली कर देंगे गोरखों के द्वारा। और इसमें जो थे बच्चों, गार्डनर, बमशाह, चामू भंडारी और जसमर्दन थापा थे। ठीक है, यानी इस समझौते को साइन करने वाले, या इस समझौते में कौन थे? समझौते के नीचे लिखो कौन कौन थे इसमें। एक तो गार्डनर थे, एक बमशाह था, एक चामू भंडारी, चामू था यानी चामू भंडारी। ठीक है, यानी गार्डनर, बमशाह, चामू भंडारी और जसमर्दन थापा। ठीक है, चामू भंडारी और जसमर्दन थापा, जसमर्दन थापा। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया? समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो कहीं ना कहीं गणनाथ डांडा के युद्ध में गोरखों की पराजय, गढ़वाल के क्षेत्र में गोरखों का ब्रिटिशर्स के साथ संघर्ष, यहां पर हस्तिदल चौतरिया का मारा जाना और बमशाह के द्वारा गार्डनर के साथ समझौता कि हम इस इलाके को छोड़ देंगे, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश आधिपत्य की यहाँ पे क्या मानी जा सकती है? शुरुआत मानी जा सकती है। ठीक है, इसी के बाद जैसे ही, क्योंकि यहाँ पे तो समझौता हो गया, अगर यहाँ पे आप देखोगे गार्डनर के साथ समझौता हो गया, अब गढ़वाल के क्षेत्र में क्या चल रहा था? गढ़वाल के क्षेत्र में मैंने आपको बताया था नाला पानी का युद्ध वगैरह। उसके बाद क्या हुआ? नाला पानी युद्ध मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ बच्चों? एक मलावगढ़ की संधि होती है, यानी जब मलावगढ़ के युद्ध में गोरखा हार जाते हैं, तो उसके बाद वो एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, अर्थात उसका नाम था मलावगढ़ संधि, मलावगढ़ संधि। ये जो मलावगढ़ की संधि थी बच्चों, इस संधि के माध्यम से गोरखा और ब्रिटिश का युद्ध समाप्त हुआ और मलाव दुर्ग पर अमर सिंह थापा क्या हुआ था बच्चों? पराजित हुआ था। ठीक है, ये इसमें क्या लिखोगे? गोरखा और ब्रिटिश युद्ध समाप्त हो गया था। इसके बाद ब्रिटिश युद्ध समाप्त हो गया था। ठीक है, और इसी मलावगढ़ नाम पे एक जगह थी, एक दुर्ग था, मलावगढ़ का दुर्ग बोलते हैं, उस मलावगढ़ दुर्ग पे क्या हुआ था? अमर सिंह थापा पराजित हो गया था। ठीक है, लिखो मलावगढ़ दुर्ग पर अमर सिंह थापा पराजित हो गया। ठीक है, अमर थापा पराजित लिख लो। यानी इसकी पराजय से क्या हो गया बच्चों? एक प्रकार से युद्ध विराम की यहाँ पे घोषणा कर दी गई थी इस संधि से। ठीक है, ये संधि थी बच्चों मलावगढ़ की 15 मई 1815 की, जिसमें अमर सिंह थापा और मेजर जनरल अख्तर लोनी ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, ये कब की थी? 1815 की,
1815 और ये कौन सा है, मई 1815 की, ठीक है। मलावगढ़ की संधि लगभग 15 मई 1815 के आसपास हुई थी, 15 मई 1815। और इसमें कौन कौन से लोगों ने संधि की थी, अमर सिंह थापा और मेजर जनरल आक्टरलोई, ठीक है, मेजर जनरल आक्टरलोनी भी लिखा होगा या आक्टरलोई लिखा होगा, ठीक है, यानी मेजर जनरल आक्टरलोनी या आक्टरलोनी जो भी होता है। तो 15 मई 1815 यानी घटनाक्रम देखिए, नवंबर 1814 के आसपास नालापानी खलंगा में गोरखों की पराजय, उसके बाद कुमाऊं के क्षेत्र में वमशाह का समर्पण, यहां अमर सिंह थापा का अपने आप में पराजित होना, कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के लिए एक पृष्ठभूमि यहाँ पे तैयार हो गई थी कि अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत अच्छे से रूल करेंगे। अब ये जब एग्रीमेंट हुआ था, इसमें यह कहा गया काली और सतलज के मध्य जो समस्त नेपाली दुर्ग हैं उसको खाली कर देंगे, ठीक है। इस संधि में क्या एग्रीमेंट हुआ था बच्चों, इसमें क्या कहा गया था, काली यानी काली नदी व सतलज के मध्य, अब आप समझ रहे होंगे काली व सतलज के मध्य क्यों कह रहा हूं मैं, काली नदी यानी आप देखेंगे ईस्टर्न पोर्शन पे, उत्तराखंड का मैप अगर आप खोलेंगे या भारत का मैप खोलेंगे, ईस्टर्न पोर्शन पे उत्तराखंड की काली नदी, सतलज जो इसकी वेस्ट सीमा बनाती है, जो हिमाचल और पंजाब के इलाकों में के आसपास से आती है, ठीक है। तो उन दोनों के मध्य जितने भी नेपाली दुर्ग होंगे वो खाली करने पड़ेंगे इस संधि में। तो काली व सतलज के मध्य समस्त नेपाली दुर्ग खाली करेंगे, इन्हें बोला था, ठीक है, समस्त नेपाली दुर्ग खाली इसमें करने की बात की गई थी, ठीक है, कि उसमें मलावगढ़ की संधि में। तो जैसे ही ये दुर्ग खाली करने की बात हुई बच्चों, तो गढ़वाल दुर्ग भी अंग्रेजों को मिल गया और गोरखा काली से पार चले गए। यानी जैसे ही ये दुर्ग खाली हुआ, तो जैसे ही दुर्ग खाली कर दिए, तो इसका परिणाम ये हुआ कि गढ़वाल का जो दुर्ग है, पहले तो कौन सा मिल गया था, कुमाऊं, ठीक है, फिर गोरखों को भी अंग्रेजों को प्राप्त हो गया था, अंग्रेजों को प्राप्त हो गया था, ठीक है। यानी गढ़वाल दुर्ग भी किसको प्राप्त हो गया था, अंग्रेजों को प्राप्त हो गया था, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब जैसे ही गोरखा ये दुर्ग खाली कर दिए, तो गोरखा यहां से काली नदी के पार चले गए, और काली नदी के जैसे ही पार गए, अब संपूर्ण कुमाऊं व गढ़वाल पर अंग्रेजों के अधिकार हो गए, ठीक है। यानी गढ़वाल दुर्ग भी अंग्रेजों को प्राप्त हुआ और गोरखा कहां चले गए, काली नदी के पार, काली नदी के पार चले गए। गोरखा काली नदी के जैसे ही पार गए बच्चों, इसका सीधा सीधा परिणाम ये हुआ, संपूर्ण, अगली लाइन से लिखो, संपूर्ण कुमाऊं और गढ़वाल पर अंग्रेजी अधिकार की पुष्टि कर दी गई। लिखो, संपूर्ण कुमाऊं और गढ़वाल के क्षेत्र पर अंग्रेजी अधिकार की पुष्टि हो गई, ठीक है। इसमें लिखो, संपूर्ण कुमाऊं प्लस गढ़वाल पर अंग्रेजी अधिकार की पुष्टि होगी, अंग्रेजी अधिकार यानी ब्रिटिशर्स के अधिकार की पुष्टि होगी, ठीक है। मलावगढ़ की संधि हुई और वहां पे वो क्या हुई, पहले ही पराजित हो गए थे कुमाऊं के क्षेत्र में। तो ये जो पुष्टि होती है बच्चों, ये पुष्टि होती है सिंगौली की संधि के माध्यम से, ठीक है। ये जो अधिकार की पुष्टि हुई, ये किससे हुई थी, संगौली के संधि के माध्यम से। लिखो, सिंगौली या सिंगौली जो भी होता है, ठीक है, संगौली की संधि के माध्यम से। यानी कौन सी संधि संपूर्ण गढ़वाल और कुमाऊं पर ब्रिटिश अधिकार की पुष्टि करती है, संगौली की संधि के माध्यम से। और ये जो संगौली की संधि थी बच्चों, ये अपने आप में कब हुई थी, 4 मार्च 1816 को इसकी पुष्टि हुई थी, ठीक है। यानी इसकी संधि 1815 में हुई थी और 4 मार्च 1816 को पुष्टि हुई थी, यानी इनको कंफर्म कर दिया था। हालांकि संगौली की संधि पर हस्ताक्षर 1815 में हुए थे, 1815 में समझौता हुआ था संगौली संधि का, और जब पुष्टि होती है उसकी 4 मार्च 1816 को संगौली की संधि की पुष्टि हो जाती है। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। अब इस संगौली की संधि में क्या बात हुई थी बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि जो संगौली की संधि थी बेसिकली कब हुई थी अपने आप में, अप्रैल मतलब ये 1815 में इसकी पुष्टि होती है 4 मार्च 1816 को, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, दोनों ओर से युद्धबंदी की घोषणा कर दी गई थी। अगर कभी आपसे डीप क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि ये उत्तराखंड से संबंधित है, तो दोनों ओर से यानी ब्रिटिश और कुमाऊं जो गोरखा हैं, दोनों ही युद्धबंदी की घोषणा कर चुके थे। यानी इसमें क्या लिखोगे, दोनों ओर से युद्धबंदी की घोषणा, दोनों ओर से युद्धबंदी, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं दोनों ओर से क्या होगा बच्चों, युद्धबंदी की घोषणा कर दी गई थी। पहला पॉइंट लिखो। दूसरा लिखो, तराई का प्रदेश गोरखों को वापस दे दिया गया, यानी गोरखा सरदारों की निजी जागीरें थी, ठीक है। तराई प्रदेश
गोरखों को वापस, तराई प्रदेश गोरखों को वापस। अब आपसे अगर कभी क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान संगौली संधि के मध्य आते हैं या कि संगौली संधि के तहत जो है स्वीकार किए गए थे, तो दोनों ओर से युद्ध नहीं होगा, तराई का क्षेत्र जो है गोरखों को वापस दे दिया जाएगा, एक ब्रिटिश रेजिमेंट नेपाल दरबार में रखा जाएगा, यानी ब्रिटिश सैनिक, ठीक है, लिखो एक ब्रिटिश रेजिमेंट, एक ब्रिटिश रेजिमेंट नेपाली दरबार में रखा गया, ठीक है, यानी एक प्रकार का एक सैनिक रखा गया वहां पे नेपाली दरबार में, ठीक है, एक ब्रिटिश रेजिमेंट नेपाली दरबार में रखा गया और गोरखा सैनिकों को ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भर्ती करने का समझौता हुआ, ठीक है। लास्ट पॉइंट लिखो, गोरखा सैनिकों को, गोरखा भर्ती आती ना अभी भी आपको पता होगा, गोरखा सैनिकों को ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भर्ती होने का मौका, इंडियन आर्मी में भर्ती होने का मौका दिया गया, ठीक है, भर्ती का मौका मिल गया था बच्चों। तो ये थी संगौली की संधि, यानी इसी संधि के माध्यम से कंप्लीटली ब्रिटिशर्स का एक अधिकार जो था बच्चों कुमाऊं और गढ़वाल के क्षेत्र में स्वीकार किया गया। तो अगर आपसे कभी भी पूछता है संगौली की संधि के माध्यम से ये कब हुई थी या इसके अंदर क्या प्रावधान थे या क्या चीज थी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि संगौली की संधि के माध्यम से क्या क्या प्रावधान यहाँ पे ब्रिटिशर्स के द्वारा किए गए थे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आप देखना, जो हम लोग नॉर्मली देखते हैं, क्योंकि संगौली की संधि किसके मध्य हुई थी, गोरखा और अंग्रेजी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब संगौली की संधि जैसे ही आपको पढ़ लेंगे, इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप लोग लिखो, ठीक है। देखो कई बार कई किताबों में तो नाला पानी खलंगा वाला तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, लेकिन कुछ किताबों में कुछ और भी पॉइंट हैं, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में विकल्प उसके हिसाब से दिखते हैं जो मैं आप बताऊंगा, तो आप उसी हिसाब से लिखना है, ठीक है। इसको अलग से सेपरेट लिख देना, नोट करके लिखो, नोट, इसको सेपरेट मतलब उसी के नीचे नोट करके लिखो, एक मतलब अलग चीज है, क्योंकि कुछ किताबों में आपको ये भी देखना पड़ेगा। देखना, अंग्रेज और गोरखों के युद्ध के बीच बच्चों 1814 में युद्ध हुआ था। गोरखपुर एक जगह पड़ती है, वहां पे गोरखों द्वारा 200 गांवों पर कब्जा करने से, यानी गोरखपुर में एक गांव था, वहां पे गोरखों ने 200 गांवों पे कब्जा कर दिया, और वहीं से ये माना जाता है कि ब्रिटिशर्स और गोरखों के मध्य एक प्रकार से तनाव उत्पन्न हो गया। और वो तात्कालिक जो कारण था बच्चों, वो था एक बुटवल प्रांत, यानी गोरखपुर में एक बुटवल प्रांत था, वहां पे क्या किया था, गोरखों के द्वारा कब्जा कर लिया गया, और गोरखों के द्वारा कब्जा करने के बाद क्या हुआ था बच्चों, इनके बीच तनाव, ठीक है। लिखो, इसमें लिखो अंग्रेज गोरखों के बीच युद्ध, कई जगह दिखता है, ठीक है, अंग्रेज और गोरखों के बीच युद्ध, ठीक है। ये कब से शुरू हुए, 1814 के आसपास, ठीक है। और इसमें जो कारण था बच्चों, कारण कहां से माना जाता है, गोरखों द्वारा गोरखपुर के पास 200 गांवों पे कब्जा, ठीक है। जैसे ही इन्होंने 200 गांवों पे कब्जा किया, ये बताया जाता है, ठीक है, और तो इसके भी संघर्ष हो गया। जैसे ही 200 गांवों पे कब्जा किया, उनमें से एक गांव था तात्कालिक कारण लिखो, ठीक है। यानी तात्कालिक कारण जो था बच्चों, उस अपने आप में किस चीज का, जो ये इनके बीच संघर्ष था, तो इनके बीच तात्कालिक कारण था बुटवल प्रांत पे कब्जा, बुटवल प्रांत, यानी गोरखों द्वारा बुटवल, ये इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से देखने को मिलता है ऐसा, ठीक है। बुटवल प्रांत पर गोरखों ने कब्जा किया, तो अपने आप में इनके बीच संघर्ष शुरू हुआ था, ठीक है। तो इसमें भारत के गवर्नर वगैरह भी अभी हमने देखने नहीं है, लॉर्ड हेस्टिंग या कुछ इस टाइप के थे, तो बुटवल प्रांत पर इन्हें कब्जा कर दिया था, ये तात्कालिक कारण इनका बना, ठीक। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, अप्रैल 1814 में इसे कंपनी के राज्य में मिला दिया गया, और भीम सिंह थापा उस समय गोरखा शासक थे। यानी बुटवल प्रांत जैसे ही गोरखों ने कब्जा किया, तो इनके बीच संघर्ष शुरू हुआ, और अप्रैल 1814 में, यानी अप्रैल 1814 में इस बुटवल प्रांत को पुनः कहां मिला दिया गया, कंपनी के शासन में मिला दिया गया, ठीक है। जैसे ही कंपनी के शासन में मिला दिया गया, तो जब अमर सिंह थापा ने कमान संभाली, उसने क्या किया, फिर मई 1814 में बुटवल प्रांत पर आक्रमण करके और इस पर पुनः कब्जा कर लिया। यानी इनके बीच जो बुटवल प्रांत था, इसके लिए बहुत संघर्ष हुआ। जैसे पहले गोरखपुर के पास 200 गांवों पे ब्रिटिश ने कब्जा किया, उनमें से एक प्रमुख था बुटवल प्रांत पे, इसने कब्जा कर दिया, किसने, गोरखों ने, तात्कालिक कारण, यानी गोरखों द्वारा लिखना, गोरखा द्वारा। अब इस बुटवल प्रांत को जब लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर था, या अपने आप में वाइसराय था, गवर्नर लिखो,
तो इस बुटवल प्रांत को अप्रैल 1814 में पुनः ब्रिटिशर्स द्वारा अपनी कंपनी शासन में मिला गया। उस टाइम भीम सिंह थापा रूल कर रहे थे। जैसे ही अमर सिंह थापा आया, फिर मई 1814 में अमर सिंह थापा ने इसको पुनः अपने गोरखा शासन में मिला दिया। तो इस प्रकार फिर से अपने आप पे इनके बीच क्या हुआ बच्चों, जो ब्रिटिशर्स थे उनके द्वारा फिर से इसको अपने शासन में मिला लिया गया और फिर पुनः एक बार उसके बाद गोरखों द्वारा, यानी इस बुटवल प्रांत के लिए ये लगातार क्या करते रहे बच्चों, संघर्ष करते रहे। तो ये तात्कालिक कारण बना था बुटवल प्रांत। तो ये बुटवल प्रांत की कहानी जो है बच्चों, ये ज्यादा हम देखेंगे नहीं कि कब किसने क्या मतलब कब्जा किया। तो मेन अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछता है तो बुटवल प्रांत पर इनके कब्जा। अब जैसे देखो हमने संगौली की संधि वगैरह देख लिए। अब संगौली की संधि से ये स्पष्ट हो चुका था कि बच्चों यहाँ पर अब जो है कौन रूल करने वाले हैं, यहाँ से ब्रिटिशर्स रूल करने वाले हैं। ब्रिटिशर्स का अब हम यहाँ से क्या कवर करने वाले हैं, ब्रिटिश ने किस किस इलाके पे कैसे रूल किया, ब्रिटिशर्स की जो प्रशासनिक स्ट्रक्चर था वो कैसा था, ब्रिटिशर्स के द्वारा जो उत्तराखंड के इलाकों में जो भूव्यवस्था अपनाई गई थी वो देखेंगे, ब्रिटिशर्स के प्रमुख कमिश्नर वगैरह देखेंगे, 1857 में कौन थे, क्या थे, किस प्रकार की स्ट्रेटजी अपनाई, वो सब हम कवर करेंगे। तो जैसे हम लोग वो पोर्शन कवर करेंगे ब्रिटिशर्स के का यहाँ पे रूल, तो आपका वहां से क्या हो जाएगा बच्चों, ये चीजें बहुत ईजी आपको लगने लगेंगी, आपका बहुत अच्छे से काम हो जाएगा। ठीक है, आज ये एक हिंट था कि गोरखा अब यहाँ से एंड होके अब हमारे कौन यहाँ से सामने आएंगे, ब्रिटिशर्स सामने आएंगे। ठीक है, आई होप कि ये चीज आपकी समझ आई होंगी। आप इसको एक आध बार रिवीजन करेंगे तो गोरखा शासन तक आपका क्या हो गया, चीजें एंड होगी। तो अब आपकी मेनली देखेंगे कत्यूरी कंप्लीट हो गया, कुषाण कंप्लीट हो गया, कुड़िंदे, ठीक है, कुड़िंद द्वारा कंप्लीट हो गया, खत्तूरी कंप्लीट हो गया, चंद राजवंश कंप्लीट हो गया, पंवार राजवंश कंप्लीट हो गया, गोरखा कंप्लीट हो गया, टिहरी रियासत कंप्लीट होगी। अब यहां से लास्ट बचता है हमारा ब्रिटिशर्स। जैसे ही ब्रिटिशर्स एंड होगा फिर हमारा क्या होगा, स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका, यानी किस प्रकार से उत्तराखंड के लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका निभाई, एक प्रकार की मॉडर्न उत्तराखंड जिसको हम लोग बोलते हैं। जैसे भारत में आजादी के लिए ब्रिटिशर्स के यहाँ संघर्ष चल रहा था, उसी प्रकार उत्तराखंड के क्षेत्र में ब्रिटिशर्स से जो संघर्ष चल रहा था वो पोर्शन हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, आई होप ये चीजें आपकी समझ आई होंगी। इसको एक दो बार रिवीजन करेंगे, आपका काम बहुत इजीली बन जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।